अस्सलाम वालेकुम वन। आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आज हमने पढ़ना है। और वीडियो का जो नंबर है वो C4P05 है। मतलब चैप्टर नंबर 4 की वीडियो नंबर 5 हमने यहाँ पे आप पे आ गए हैं। रिकमेंडेशन आपके बस वही है कि आपने पीछे वाली वीडियोस को लाजमी देखना है और वीडियो को शेयर लाजमी करना है ताकि हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव ऑडियंस मौजूद हो सके। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। पहले हम ज़रा डिटेल हम देख लेते हैं, लेकिन सही ना पहले हम पुरानी बातें करेंगे जिसे हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया। का मतलब होता है जब भी हम ये अपनी वीडियोस में वर्ड यूज़ करेंगे, इसका क्या मतलब है कि पुरानी बातें जो हमने याद करनी है उसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। तो नॉस्टैल्जिया का मतलब यहाँ पे क्या है कि अब हमने वो वाली बातें पढ़ेंगे जो हम पहले 9th क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का एक आर्टिकल हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, चैप्टर 5 में। क्या हमारे अर्थ के इर्द गिर्द एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे आपने वेट की फोर्स भी कहा था, मतलब ग्रेविटी एक्ट करती है। अगर आपकी बॉडी का कोई बॉडी आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चल जाती है तो अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। इसका क्या मतलब है, वेट उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। तो ये ज़रा अगर आप पहले आप ये वाली फिगर देखें, फिगर नंबर बी, तो या पहले हम ये फिगर देख लेते हैं। तो इसमें देखें अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड है और हमने कहा था अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। ये चैप्टर 5 में हम डिटेल पढ़ चुके हैं इसमें 9th क्लास में। इसका क्या मतलब है, अर्थ के इर्द गिर्द एक ऐसा रीजन है जहाँ पे क्या करता है अर्थ अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब वेट की फोर्स, मतलब ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट कर सकता है बॉडी के ऊपर, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर हम खाली इसकी सरफेस लेवल को देखें तो ये आपकी फिगर 2B आ जाती है। ये पहले वाली ज़रा देखें, ये सरफेस में आपके पास फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। और अगर हम इसे क्या करें, ग्राउंड लेवल पे ले जाए और जूम कर लें तो हमारे पास ज़रा देखिएगा आपकी फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड टूवर्ड्स द सेंटर है, तो टूवर्ड द सेंटर तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज की फील्ड होती है। इसका क्या मतलब है, अर्थ का हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो, या ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये जनरली बेसिकली वैसे एफएससी का एक एमसीक्यूज है कि अर्थ का आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव कैसे होती है, प्रूव करें। अब जाहिर सी बात है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड देखें, लाइंस आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन जो सी है, फील्ड लाइन जो सी आपकी हैं वो टुवर्ड द सेंटर है, और टुवर्ड द सेंटर हमारे पास नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस होती हैं। इसका मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव है। मतलब नेगेटिव का मतलब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे ज़रा देखें फिगर नंबर जो आपकी सी है, इसमें क्या हो रहा है, आपके पास फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। अब ये फील्ड लाइंस हमने लास्ट में कहा था जिस तरह फील्ड लाइंस होगी उस तरफ आपकी फोर्स ऑफ, आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्ट करेगी। तो ये आपने याद रखना है, अगर ये फील्ड लाइंस अर्थ की तरफ है तो अर्थ हर चीज़ अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ये आपकी बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल में हम क्या कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ सकते हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि आपको पहले से आती है। अच्छा, ये ऊपर से नीचे वाली बात तो हमें याद है कि किसने की थी, न्यूटन भाई ने की थी। न्यूटन क्या कह रहा था, वो आप सोच ही पड़ा हुआ था कि मैं अपनी क्या रिसर्च क्रिएट करूं। तो अचानक से वो क्या करता है, एप्पल्स को देखता है जो उसके सर पे आके गिरता है। तो उसने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों गिरा। तो यहाँ से उसने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटी की क्या की थी, इन्वेंशन या डिस्कवरी कर सकते हैं। इन्वेंशन तो नहीं है, डिस्कवरी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास पता चला था कि अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और यहीं से आपने न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी यहीं से आपने ये स्टडी किया था। नेक्स्ट अगर हम ये थोड़ी सी बात कर लें कि अगर ये एप्पल ऊपर से गिरता गिरता कोई कैच कर लेता तो फिजिक्स क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती और फिजिक्स की किताब आके 2 पेजों की हो जाती। इस बात से ये बात समझ आती है कि हमारे पास जो फिजिक्स की मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपकी न्यूटन की डिस्कवरीज की वजह से ही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि अर्थ के हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्योंकि आज का जो हमारा आर्टिकल है वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही है, या हम इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। अर्थ जैसे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी थी, उसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड होती है और उसी तरह हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। लेकिन अब सब हर चीज़ में आपके पास क्या है, इफेक्ट्स तो सारे सेम ही आते हैं, लेकिन स्टडी तो हमने करना है। तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले ना अर्थ की ग्रेविटेशनल एनर्जी पढ़ लेते हैं। हम इसे अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कह सकते हैं, खाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कह सकते हैं, या अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। इस तरह जो ये नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या इसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या हम इसे एक और नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसे कह सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं होता क्या है। अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आपने पढ़ी थी, वो क्या होती है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होती है। और आपने कहा था जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है हाइट के ऊपर, क्योंकि अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू और एम की वैल्यू तकरीबन, क्या एम की तो सेम ही रहती है, जी की वैल्यू आपकी तकरीबन से
इतनी वेरी नहीं करती। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें आपके पास ये ग्राउंड है और 3 बॉडीज़ हैं, बॉडी ए एंड बी एंड सी। अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपकी हाइट पे अच्छा एक और बात याद रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी थी और पोटेंशियल एनर्जी एक और टाइप पढ़ी थी, उसे कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हाइट की वजह से होती है। यहाँ पे हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। तो 3 बॉडीज़ है, तीनों बॉडीज़ में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, ए वाले की है, उसके बाद बी वाले की और लास्ट वाली सी वाली तो आपकी ग्राउंड के ऊपर ही पड़ी हुई है। तो सी वाली को हम कहेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है या ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि इसकी हाइट ज़ीरो है। बी की क्योंकि आपके पास ए के लिहाज से थोड़ी लेस आपके पास हाइट है तो इसकी लेस पोटेंशियल एनर्जी है, और ए की आपके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। ये तो आपको पता होगा कि ये हाइट्स की वजह से है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये तो पीछे वाली डायग्राम मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। लेट्स अज्यूम हमने क्या किया है कि अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया। अब नेक्स्ट, और ये भी बात हमने पहले 9th क्लास में डिस्कस की थी, जब भी आप कोई बॉडी को ज़मीन से उठाते हैं ऊपर की तरफ तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जितनी ज़्यादा आप उसे ज़मीन से ऊपर लेके जाएंगे, जितनी ज़्यादा हाइट लेके आएंगे, उतनी ज़्यादा क्या होगी आपके पास बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। इसके बाद ये भी आर्टिकल अभी देख लेते हैं क्योंकि सारी बातें जो हम ग्रेविटेशनल फील्ड में 9th क्लास में पढ़ के आए थे वही सारी बातें अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़नी है, और आगे जाके वही सारी बातें हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी पढ़नी है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की इतनी डिटेल नहीं है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो लेट्स सपोज ये तीनों हमने पिछले डायग्राम में आ गए। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपने पढ़ लिया था, अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, और माइनस आप किसी एक चीज़ को नहीं कर सकते, दो चीज़ें होंगी तो माइनस होंगी। इसका मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों में से किसी दो बॉडीज़ के आपस में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो आपकी बॉडी ए है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई बच्चा पूछ ले कि हमारे पास ये 150 कहाँ से आया है, तो ये कोई नहीं, मैं बस एग्जांपल कोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपके पास बॉडी ये है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं लेट्स सपोज 150 क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा हाइट पे है। और बॉडी बी की पोटेंशियल एनर्जी 80 जूल है। तो ये तो हमें पता चल गया पोटेंशियल एनर्जी 150 जूल है और पोटेंशियल एनर्जी बी की क्या है, 80 जूल है। तो अगर हम देखें, अब अगर आपने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, तो उसके लिए आपको कहे आपसे कोई पूछेगा कि ए और बी में, ए बॉडी में और बी बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपने क्या करना है, दोनों की पोटेंशियल एनर्जीज को माइनस कर देना है। आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, देखिए 150 में से आपने 80 माइनस कर दिया तो 70 आपका जूल आपके पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू बॉडीज हम कहते हैं ए एंड बी से हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमेशा याद रखना है जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस होगा या ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डिफरेंस का मतलब है दो बॉडीज़ के दरमियान फ़र्क, डिफरेंस कितना है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाली वैल्यूज़ को कम में से माइनस कर देंगे तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कि इन दोनों बॉडीज़ की आपके पास आपस में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बॉडी बी अगर आपके पास किस पे है, 80 जॉल पे है, और आप चाहते हैं कि बॉडी बी एक ही जगह आ जाए, मतलब ये ऊपर सेम पोजीशन पर आ जाए, इसकी सेम पोटेंशियल पे आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 70 जॉल ऑफ एनर्जी इसमें ऐड करनी पड़ेगी, और ये आपकी किस पे आ जाएगी, बॉडी ए पे आ जाएगी। मतलब इसका आपने क्या कर दिया, पोटेंशियल सेम करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी इसे समझ सकते हैं, लेकिन बस डिफरेंस का वर्ड याद रखें यहाँ पे। तो ये आपके थोड़े ये आपने क्या करना है, कमेंट करने हैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको बात समझ आ गई है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपने बताने हैं। क्या लिखे हुए हैं कि आपका पहला क्वेश्चन ये है कि बॉडी ए एंड सी में कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और बॉडी बी एंड सी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये कोई इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये इजीली आप कर सकते हैं। ये बॉडी ए एंड बी की यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, और मैंने ए बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी बताई है, बी की भी बताई है, और सी की आपको खुद ही पता होनी चाहिए, मेंशन भी है वैसे तो। अच्छा, जो बात हमें समझ आ गई है कि हमारे पास जो हर चीज़ होती है नेचर के अंदर वो हाई से लो की तरफ मूव करती है नेचुरली। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, अगर हम इसी बात की एग्जांपल लें, अगर मैं बॉडी ए को ऊपर से छोड़ दूं, मतलब फ्री टू मूव है, तो ये खुद ब खुद क्या आएगी, हाई पोटेंशियल जो ऊपर है उससे नीचे ज़मीन पर वापस आ जाएगी, मतलब बॉडी ए सी की जगह पे आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, अगर मैं किसी भी बॉडी को खुद ब खुद छोड़ दूँ, फ्रीली छोड़ दूँ, तो हमेशा वो हाई जगह से लो वाली जगह पे आएगी। इसके हम डिफरेंट एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या होती है, एयर मूव करती है हाई पोटेंशियल से लो हाई प्रेशर वाली एरिया से लो पोटेंशियल प्रेशर वाले एरिया पे। सिमिलरली आपके पास जो बॉडीज़ मूव करती हैं, अगर हम बॉडी को कोई आपके पास कोई एक डस्टर है उसको हम क्या करते हैं, हवा में छोड़ देते हैं, तो खुद ब खुद वो क्या आएगा, हाई हाइट से लो हाई। हाई हाइट का मतलब ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, लो हाइट का मतलब कम पोटेंशियल एनर्जी। तो हर चीज़ हाई से लो की तरह मूव करती है। तो ये आपने याद रखें, नेचर का बेसिक कानून है कि जब भी आप क्या करते हैं, थिंग्स
हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाती हैं। अगर हम तो ये आपने याद रखना है। और अगर आप उसे लो से हाई की तरफ लेके आना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि आपके पास ये बॉडी, ये वही बॉडीज़ हैं आपके पास, बॉडी सी को आप एक ही जगह लाना पड़ चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी को नीचे से ऊपर उठाना पड़ेगा। उठाने का मतलब आप फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ लगेगा। इसका क्या मतलब है कि आपको बॉडी सी के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा और बॉडी सी फिर आपकी बॉडी ए की जगह पे आएगी। इसका क्या मतलब है, अगर हम बॉडी, अगर आप बॉडी आपकी हाई से लो की तरफ जाती है तो वो खुद ब खुद जाती है, ठीक है। और जब आप लो से हाई की तरफ लेके आओगे तो फिर क्या होगा, आपके पास आपको खुद वर्क डन करना पड़ेगा। आप यहाँ से एक और बात याद रखनी है, देखिए फॉर एग्जांपल बॉडी ए बी एंड सी यहाँ पे हैं। अगर आप बॉडी सी को बी या ए की जगह लाना चाहते हैं तो आप लोगों को खुद वर्क डन करना पड़ेगा, इसको धक्का लगा के या खींच को ऊपर लेके आना, पुल ऊपर लेके आना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी ए बी की जगह आ जाती है, बॉडी ए 150 पे थी, बॉडी बी आपकी 80 पे थी, और अगर देखें अब बॉडी ए आपकी सी पे आना चाहती है, तो यहाँ पे कितनी है, बॉडी ए के पास ज़्यादा एनर्जी है, बॉडी सी के पास ज़ीरो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो अगर ए वाली बॉडी सी पर आना चाहती है, हाई से लो की तरफ आना चाहती है, तो ये जो ए वाली बॉडी है, ये हमारे पास, इसके पास 150 था जॉल, तो ये 150 जॉल को लॉस करेगी और फिर ये बॉडी ए सी की जगह आएगी। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप क्या कहते हैं हाई से लो पोटेंशियल की तरफ आते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी लॉस करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप लो से हाई की तरफ आती है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को खुद क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप कह सकते हैं आप लोगों को खुद वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करने का तो एनर्जी प्रोवाइड करना ही होता है, क्योंकि लास्ट में हमने पढ़ा था जितनी किसी बॉडी के अंदर एनर्जी जो होगी वो उतना ही वर्क डन करेगी। तो ये बातें ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। हाई से लो की तरफ आएंगे तो बॉडी क्या करेगी, हम लिख भी लेते हैं। लेकिन अगर आप इससे ऑपोजिट केस करेंगे तो फिर आप लोगों को खुद वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, ये सारी बातें हमारी क्लियर हो गई। आगे गए, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, चार्जेस की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हम पीछे पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो आपका पोटेंशियल होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, या आप सिंपल उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक वर्ड जो बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो यहाँ देखो उससे थोड़ी ना बात क्लियर होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड तकरीबन सेम ही होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी तकरीबन सेम ही होते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल पे वही हैं। आपने याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी वो बेसिक आपकी फील्ड्स हैं जो आपकी यूनिवर्स अ, या नॉन वर्ल्ड के अंदर क्या है एग्जिस्ट करती हैं। हर किस्म की फोर्स इन तीनों फील्डों की वजह से ही क्रिएट होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ लेते हैं। लेट्स अब देख लें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है, ये ग्रीन वाला चार्ज है। ग्रीन वाला चार्ज याद होगा, ये आपका एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, मतलब इसकी अपनी कोई फील्ड नहीं है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए फर्स्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ चार्ज। और ये आपके पास एक हैवी चार्ज है। हैवी चार्ज का होता है, इसका आपके पास ये बड़ा चार्ज है और इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब फील्ड लाइन बाहर की तरफ है और सेंटर से भी समझ आ रही है कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्लस चार्ज है। अच्छा तो देखिएगा, अब ये आपके पास ये ग्रीन चार्ज है। अभी एफ वगैरह को आप इग्नोर करें, देखें आपने याद रखना है चार्ज के अंदर ये जो सर्कल एरियाज़ हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अलावा जो बाकी आपको पोर्शन नज़र आ रहा है स्लाइड का, ये आप इसे हम कहेंगे, ये अब फील्ड के बाहर है तो हम इसे कहेंगे जो मर्जी हो सकता है, हम इसे इन्फिनिटी कह देते हैं, मतलब ये पता नहीं कहाँ पे है, जहाँ मर्जी हो सकता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसमें ज़रा देखिएगा, यहाँ मैंने एक रेड पॉइंट बनाया है, आप ज़रा एक क्वेश्चन का आंसर करें। देखें ये चार्ज आपका यहाँ पे आ जाता है, ये आपकी जस्ट फील्ड लाइन से बाहर, यहाँ तक लाने में हमें कोई इतना ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ये मतलब सिंपल धक्का दे दें यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके पास इसकी फील्ड में एंटर होगा, दोनों आप देखें, ग्रीन चार्ज भी आपका पॉजिटिव चार्ज है और आपका ये जो ग्रे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगी, रिपल्शन होगी, मतलब ये बड़ा वाला चार्ज ग्रीन चार्ज को रिपेल करना शुरू हो जाएगा जैसे ही ये चार्ज आपकी इसकी फील्ड के अंदर एंटर होगा, मतलब ये चार्ज अब खुद ब खुद आगे नहीं जा सकता। अब आपने ना ज़रा बात याद रखनी है, ये जो ग्रीन चार्ज है इसको मैं ये रेड पॉइंट पर लाना चाहता हूँ।
तो अब जाहिर सी बात, अब यहाँ पे क्योंकि रिपल्स, जैसे ही मैं इसकी फील्ड में एंटर करवाता हूँ चार्ज को, यहाँ पे रिपल्शन शुरू हो जाती है। इसका क्या मतलब, खुद ब खुद तो ये जाने वाला नहीं है उसके ऊपर। इसका क्या मतलब है, आपको पीछे से चार्ज के ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। आप पीछे से चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो चार्ज आपके पास क्या होगा, जैसे देखें अब फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएंगे, चार्ज आपका डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मतलब पीछे से धक्का लगाएंगे, द फोर्स का अंदर धक्का लगाना ही होता है, तो ये चार्ज आगे की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब पीछे से आप क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और फोर्स की वजह से आगे की तरफ क्या होता है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका क्या मतलब, अगर हम नापने याद रखना है, पीछे पहले ही हमने कहा था, फॉर एग्जांपल आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है, और उसी डायरेक्शन के अंदर आप जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसकी तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर होना शुरू हो गया। इसका क्या मतलब है, इस पूरी बात को आप एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं कि आपने बॉडी के ऊपर वर्क डन किया है। इसका अंदर फोर्स और लगाने की वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम कहेंगे कि बॉडी ने क्या किया है, वर्क डन किया है। सॉरी, आप लोगों ने बॉडी के ऊपर क्या किया है, वर्क डन किया है। तो सिंपल हमने कह दिया कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं ये जो आपका ग्रीन वाला चार्ज है ये रेड वाले पॉइंट पे आ जाए, मतलब फील्ड के अंदर आ जाए और वहाँ पे रिपल्सन भी हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से इस चार्ज को धक्का लगा के फील्ड के अंदर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव सिमिलर चार्ज रिपल्शन है। तो आप देखें, जब से ही आपने क्या किया है, इस चार्ज के ऊपर क्या किया है, वर्क डन किया है, अब ये चार्ज को आपने पीछे से पुश करके रखा हुआ है और ये आपका चार्ज ये रेड पॉइंट पे अब आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और आपने ये जो ग्रीन चार्ज है ये मैं बाहर से लेके, बाहर का था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब बाहर से अगर आप इस चार्ज को अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाना चाहते हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, इस वर्क डन इस वर्क डन को हम इसी कहते हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं, एनर्जी सप्लाई बाय द, यानी आप हैं, एनर्जी सप्लाइड बाय अस, ये कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है, आप लोगों को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा देखिए, एक और बात ज़रा याद रखिएगा, अभी ये बॉडी आपकी कहाँ पे है, ये आपकी इन्फिनिटी मतलब फील्ड के बाहर है। फील्ड के बाहर आपका कोई पोटेंशियल नहीं होता, जैसे आपकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद कोई भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी कोई भी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाती है। इस तरह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर भी अगर आपके पास चार्ज है तो उसके ऊपर कोई आपकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है। इसका क्या मतलब, ये आपका इन्फिनिटी का मतलब लो पोटेंशियल पे है, और अगर हम जैसे जैसे इसके पास जाते रहेंगे इस पे हाई पोटेंशियल आएगा। एक और क्वेश्चन का ज़रा आंसर हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये आपका एक रेड पॉइंट पे अभी हम बॉडी को लेके आए थे, एक इसी जैसा हम एक और पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे, लेकिन ये वाला पॉइंट हम ज़रा दूसरे कलर का बनाते हैं, ब्लैक, ठीक है। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स आ गए। अब सिंपल बात है, अगर ये ग्रीन चार्ज को मैं रेड पॉइंट पे लाना चाहता हूँ तो पीछे से मुझे वर्क डन थोड़ा धक्का कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्या है, जैसे ये चार्ज से ज़्यादा दूर, डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगी। लेकिन अगर इसी चार्ज को मैं ये ब्लैक पॉइंट पे लाना चाहता हूँ तो पीछे से मुझे वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि आप क्या कह रहे हैं, चार्ज के ऊपर वर्क डन करें ताकि आपका चार्ज फील्ड से बाहर, मतलब इन्फिनिटी से कहाँ पे आ जाए, फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे आ जाए। इस वर्क डन को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं इसकी आपको फार्मूला बताऊं, अब ज़रा देखें इसमें आपने किया क्या है, इसमें आपने सिंपली ये किया है कि आप लोगों ने एक चार्ज के ऊपर वर्क डन किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल वी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं, ये इसका सिंबल है। ये कैसे आता है, देखिए आपने वर्क डन ही किया ना, लेकिन वर्क डन किसके ऊपर किया है, एक चार्ज के ऊपर किया है। तो आप जो वर्क डन एक चार्ज के ऊपर करते हैं, अब वजह क्यों करते हैं, हमें थोड़ी किसी को धक्का लगाने लग पड़ते हैं हम। तो यहाँ पे याद रखना है आपने, देखें ये ग्रीन चार्ज के ऊपर आपने वर्क डन पर यूनिट ग्रीन चार्ज है चार्ज खाली लिख लें, ताकि आपके पास क्या हो, ये ग्रीन चार्ज इन्फिनिट बाहर से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे आ जाए, तो इस दौरान जो आप वर्क डन उस चार्ज के ऊपर करेंगे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपल क्या बात समझ आ गई, अब आपको कहा है इसके ग्रीन चार्ज के ऊपर आप जो भी वर्क डन करेंगे वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मतलब उर्दू में अगर हम पढ़ें तो ये रेड पॉइंट और ब्लैक पॉइंट नज़र आ रहा है।
हम ग्रीन चार्ज को रेड पॉइंट पे लाना आसान है, मतलब इसके ऊपर जो आपका वर्क डन है यहाँ तक लाने के लिए वो कम होगा, धक्का कम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्लैक पॉइंट है तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक आपका यहाँ पे लाने के लिए आपकी रिपल्शन क्योंकि ज़्यादा है तो यहाँ पे लाने के लिए आपको चार्ज को ज़्यादा पीछे धक्का लगा के रखना पड़ेगा। अच्छा ये नहीं है कि एक बार आपने यहाँ पे क्या करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया और आपके चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप पीछे धक्का लगाना बंद करेंगे चार्ज फिर से रिपेल होकर बाहर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब आपको कंटिन्यूसली पीछे से इसे वर्क डन प्रोवाइड करके रखना है। इसका क्या मतलब है, जो आपका रेड पॉइंट है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, यहाँ तक चार्ज को लाने के लिए कम धक्का लगाना पड़ेगा, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज कम करना पड़ेगा। और जो आपका ब्लैक वाला पॉइंट है वो क्या है, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ये ज़रा याद रखना है, ये मिक्सअप ना कीजिएगा कि आपने कहा था कि जैसे आप सेंटर के पास जाएंगे वहाँ पे पोटेंशियल कम होता रहेगा, जैसे अर्थ की केस में है। अर्थ का याद रखना है, अर्थ का हमारे पास जो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, उसकी फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ होती हैं, इसकी बाहर की तरफ है। तो ये ज़रा बातें आपने याद रखनी है। तो यहाँ तक होप सो समझ आ गया होगा। अब जनरल बातें कर लेते हैं। देखिए अब ज़रा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए जो भी है, अगर मैं इसे उर्दू में पढ़ूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका वर्क डन है, तो वर्क डन है ना जो आपने एक चार्ज के ऊपर किया है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन को ही कहते हैं, वर्क डन का मतलब एनर्जी है। तो इसका क्या मतलब है, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या आएगा, अगर हम यहाँ से निकालें तो आपका डब्ल्यू वर्क डन होता है, इसका जूल होता है, और क्यू जो होता है हमारे पास वो क्या होगा, क्यू हमारे पास होगा कूलम। तो इसका क्या मतलब है, जो आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसके यूनिट आ जाएंगे जूल पर कूलम। तो अपने याद रखने हैं ये जो जूल पर कूलम है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या है, यूनिट है, ऐसा यूनिट है। जूल मेरे ख्याल से छोटे वाला जी है, सही है यही। अब आखिर एक और बात कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास अब स्केलर है क्या वेक्टर है। जरा देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने अगर उर्दू में जो आपको बताया है वो बस ये है कि आपने चार्ज को धक्का लगाया ताकि वो फील्ड से इन्फिनिट से चार्ज के अंदर किसी पॉइंट पे आ जाए, मतलब धक्के का आपके पास कोई डायरेक्शन तो नहीं होगी। मतलब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास क्या है तो वर्क डन ही है, और वर्क डन हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। ये हमने 9 क्लास में पढ़ा था, चैप्टर 6 आपका पूरा स्केलर था। यहाँ पे क्या है कि ये आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। देखिए फिजिक्स के अंदर ना जो आपके रूल्स हैं हर जगह ही वही हैं, इसमें कोई भी आपकी नई बात नहीं है। ये यूनिट्स वगैरह हम हर जगह निकालते हैं, स्केलर वेक्टर भी हर जगह निकालते हैं। इसको रीड कर लेते हैं ज़रा क्या लिखा हुआ है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की पहले थोड़ी सी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के अंदर ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो आपकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑफ द यूनिट में एज प्लेस एट दैट पॉइंट। मतलब फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आपके ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहाँ पे किसी पॉइंट के अंदर आपने क्या निकाला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगी, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी, एम जी एच के इक्वल होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो आप किससे निकालते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज से निकालते हैं। नीचे हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, ये डेफिनेशन इसकी ये वाली लिखी हुई है जो मैं यहाँ पे ब्लू से हाईलाइट हम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ पॉइंट, अगर आप क्या करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो उस अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल होगा इन ब्रिंगिंग जो आपने लगाया गया है टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू दैट पॉइंट। ये फ्रॉम इनफिनिट का मतलब है बाहर से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने के लिए आपने चार्ज के ऊपर जो वर्क डन किया है, जो आपने उसे पुश करके अंदर लेकर आए हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है कि लेट्स सपोज आपने चार्ज आपके पास क्यू है और आपको उसका इन्फिनिट से अंदर लाने के लिए डब्ल्यू वर्क डन लगाया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। आपने याद रखना है कैपिटल वी हमेशा यूज़ करेंगे, और डब्ल्यू ओवर क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला आ जाएगा।
आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इम्प्लाइज दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड रिलेटिव टू द सम रेफरेंस पॉइंट। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी आपने निकालना है सबसे पहले आपने कहना है कौन से पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछता है कि आपके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, आपने कहना है कौन से पॉइंट का, फिर वो आपको बताएगा रेड पॉइंट का कि ब्लैक पॉइंट का। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताने से पहले आपको पॉइंट का पता होना चाहिए कि किस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। लाइक पोटेंशियल एनर्जी वी कैन मेजर ओनली द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आपने याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। आगे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इस ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ये ज़रा याद रखना है वोल्ट क्या होता है। हमने जो यहाँ पे ये निकाली है जॉल पर कूलम, अब जॉल पर कूलम की जगह हम इसे कहते हैं वोल्ट्स। तो वोल्ट्स को भी कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहेंगे कैपिटल वी से उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर क्वांटिटी है तो उसमें कैपिटल वी रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, और अगर हमारे पास यूनिट है उसमें कैपिटल वी रिप्रेजेंट करता है वोल्ट्स को। तो ऐसा यूनिट हमारे पास वोल्ट्स होता है जो किसके इक्वल है, जॉल पर कूलम के इक्वल होता है। इसका क्या मतलब है कि आपने याद रखना है कि जॉल पर कूलम को ही हम वोल्ट भी कहते हैं। तो यहाँ से मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो जो उनसे पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये स्केलर क्वांटिटी है और इसके यूनिट वोल्ट्स होते हैं जो कि जॉल पर कूलम के इक्वल हैं। तो ये वाले पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ये सारे हाईलाइट हो जाते हैं। आगे नीचे लिखा हुआ कि अब जाहिर सी बात है आपने जब भी पढ़ा है कोई यूनिट का स्पेशल नेम तो उसकी डेफिनेशन भी लिखी है। ये डेफिनेशन भी कोई नई नहीं है, वोल्ट की डेफिनेशन वही है जो आप पीछे जैसे आपने न्यूटन की डेफिनेशन की थी। ये हमारे पास फार्मूला है, ये हम यहाँ पे पुट करके किसकी डेफिनेशन निकाल लेते हैं, यहाँ से वोल्ट की डेफिनेशन निकाल लेते हैं। देखें वोल्ट कैसे आएगा, वोल्ट किसका यूनिट है, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जगह हमने फिर से वी लिख दिया। अब ये वी, अब ऊपर हमारे पास क्वांटिटी से नीचे हमारे पास वी वोल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपका डब्ल्यू है इसका यूनिट होता है जॉउल, और जो नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है इसके यूनिट होते हैं कूलम। ये तो हमारे पास क्लियर है, पीछे हमने जॉल पर कूलम पढ़ पे लिया। लेकिन अब 1 वोल्ट क्या था, 1 वोल्ट के लिए सिंपल, अगर आपने हर जगह सारी चीज़ जगह 1 1 लगा देना तो ज़रा देखिएगा अब क्या आ जाएगा। अब ऊपर नीचे दोनों को हमने रिलेट पर करके पढ़ना है कि आपके पास जो 1 वोल्ट है, हम इसे हाईलाइट भी कर लेता हूँ मैं, कि 1 वोल्ट हमारे पास इतना पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जो आप 1 कूलम चार्ज के ऊपर करते हैं। ठीक है, लाइक ये हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपके पास। 1 वोल्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब होगा जब आप एक 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिट से किसी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने के लिए आप उसके ऊपर 1 जॉल वर्क करें। मतलब बात का समझ आ गई, आपका वर्क डन 1 जॉल होना चाहिए और चार्ज आपका 1 कूलम होना चाहिए। अगर आप 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जॉल ऑफ वर्क करते हो, मतलब इन्फिनिट से अंदर लाने के लिए इतना वर्क डन करते हो, इसका क्या मतलब है, आपने उसकी कितना पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड की है, उसकी उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 वोल्ट है। तो ये सिंपल आपने याद रखना है कि ये डेफिनेशन है 1 वोल्ट की। तो क्या लिखा हुआ है, इफ़ 1 वोल्ट ऑफ वर्क इज डन, मतलब पहली बात समझ आ गई, 1 जॉल आपके पास वर्क डन होना चाहिए। अगेंस्ट, जाहिर सी बात है वर्क डन है अगेंस्ट, आप फील्ड के अंदर अगेंस्ट जा रहे हैं, फील्ड बाहर की तरफ से तो ये अंदर की तरफ आ रहे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग अ कूल यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू दैट पॉइंट। क्या बात समझ आ गई, अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज है और वर्क डन आप 1 जॉल कर रहे हो, और ये इन्फिनिट वाली बात भी याद रखनी है कि इस केस के अंदर अभी हम क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, इन्फिनिट से चार्ज के अंदर आ रहे हैं। तो इसके दौरान आपको जो वर्क डन लगता है उसे हम कहते हैं 1 वोल्ट। मतलब आपके पास क्या है, जैसे हम स्लाइड में देख सकते हैं, वर्क डन 1 जॉल हो जाए और आपका चार्ज 1 कूलम हो जाए, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, 1 वोल्ट का आता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें, ये जो एक क्विक वाइज है वो तो आसान सा क्वेश्चन नहीं हो सो आ ही जाएगा। अगर हम क्या करें, फिर डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस व्हाट मीन द इफेक्ट इन द फोर्स। तो सिंपली ये क्या कहा गया है, दो चार्जेस उसके दरमियान अगर हम फासला कर दें, डबल कर दें, तो यहाँ पे आपने याद रखना है, ये देखिए कूलम्स लॉ यूज़ करें, कूलम्स लॉ के अंदर फोर्स और आपके जो ये
डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है, इसमें इन्वर्स रिलेशन है लेकिन स्केयर के साथ। अब क्या कहा उन्होंने, क्या कहा है, अगर फास्टर डबल कर दे, डबल का मतलब है आपने जहाँ पे आर है उसकी जगह 2 लिख देना है, तो 2r का स्केयर क्या होगा 4। इसका क्या मतलब, पहली बात ज़रा याद रखिएगा, इन्वर्स रिलेशन है, डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे फोर्स डिक्रीज़ करेगी। अब वो कहते हैं डिस्टेंस हमने डबल किया है, डबल का मतलब यहाँ पे 2r की जगह 2r लिख देंगे, 2r का स्केयर क्या होता है 4r। इसका क्या मतलब है, आपके पास जो फोर्स है वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए होनी तो कम ही है ना, बस आपने क्या किया है 4 का डिजिट निकाल लिया, जिससे समझ आ गया रिलेशन इनवर्स था। ठीक है, अगर आपका डिस्टेंस 4 गुना हो रहा है तो 4 4 गुना कम हो जाएगी, फिर 2 गुना बढ़ रही है तो डिस्टेंस उसका स्केयर है तो 4 टाइम वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्स विल बी डिक्रीज बाय 4 टाइम। यहाँ पहले बता देंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आपके पास फोर्स का आर के स्केयर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। फिर बाद में आप बता दें कि अगर हम क्या करें, आर की जगह 2r लिख दें तो आपके पास कितनी कम हो जाएगी, फोर्स आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी कम। क्या आ जाएगी, फोर्स 4 टाइम्स। अच्छा, इसको आप एक तरह और भी लिख सकते हैं, डिक्रीज का वर्ड निकाल दें यहाँ पे, बस ये लिख दें फोर्स, यहाँ मैं लिख दे, दोनों ही ना लिखा है आप लोग, क्या लिखा हुआ है, फोर्स विल बी 1/4। तो इसका मतलब 1/4 का मतलब यही है कि डिक्रीज होगी। ये देखिए, अगर आपने डिक्रीज का वर्ड लिखना है तो फिर 1/4 नहीं लिखना, 1/4 लिखना है तो डिक्रीज का वर्ड नहीं है, ये दोनों तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये ज़रा याद रखने आपकी, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ, जैसे अब कूलम्स लॉ के मुताबिक आपकी चार्जेस, आपकी जो फोर्स है वो चार्जेस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, उस अपने उसने 1 1 कर दिया है। मतलब चार्जेस भी दोनों 1 कूलम के और सेपरेशन बिटवीन चार्जेस जो 1 है, और आपके पास जो मीडियम है वो भी है, मतलब 9 × 10⁹ है के की वैल्यू। तो आपके पास इसमें दिस फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अर्थ एक्सर्ट ऑन अ बिलियन किलोग्राम ऑब्जेक्ट एट द सी लेवल। तो यहाँ से आपने बस याद रखना है बिलियन किलोग्राम ऑब्जेक्ट एट सी लेवल याद रखना है। तो आप क्या कहा है इसने, इसने ये कहा है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हो 1 कूलम के, उसके दरमियान फासला 1 मीटर का हो और वहाँ पे एयर मीडियम हो, तो इतनी फोर्स किसके इक्वल होती है, अर्थ की उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड की इक्वल होती है, जो वो क्या करती है, बिलियन किलोग्राम ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसर्ट करती है। तो यहाँ से आपने याद रखना है, बिनी बस एक इन्फॉर्मेशन है, कोई इसमें डीपली बात नहीं है, बस ये 1 किलोग्राम वाली बात, 1 बिलियन किलोग्राम वाली बात याद रखिएगा, और ये इसकी जो कंडीशन इसने कही है। ये पीछे वही बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन themselves आर नॉट फिजिकल एंटिटीज, they are just your the pictorial representation of another physical quantity, electric field at this point। तो इसमें कोई बस वही बात आपने याद रखनी है जो हमने पहले बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड रियलिटी में नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रियलिटी में नहीं होती, ये बस क्या है, इमेजिनरी है, बस समझने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास, ये तो वोल्ट की डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट जो ये लिखा हुआ है आर्टिकल, यहाँ से यहाँ तक बाकी पार्ट ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का है। तो अभी के लिए आप वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, तक क्योंकि आगे काफ़ी बातें हैं जो रिलेट करने वाली है। तो इस वीडियो से आगे जाने से पहले आपने याद रखना है पिछली वीडियो देखनी है ताकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चले, और ये वाली वीडियो देखनी है ताकि आपको ये वाले आर्टिकल की समझ आ जाएगी, ये आर्टिकल समझ आ जाएगा, फिर आगे सब ईजी ही है।